हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है सार्वजनिक एवं निजी उद्योग का सह अस्तित्व। दोस्तों ऑप्शन बी है उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि। दोस्तों ऑप्शन सी है शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व। दोस्तों ऑप्शन डी है वृहत लघु एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी उद्योग या निजी क्षेत्र साथ में मिलकर काम करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपका, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है पशुपालन, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है मत्स्य पालन और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, वन और मत्स्य पालन इस सभी को शामिल किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है लौह अयस्क, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में बिजली, गैस और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल है आपका, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? दोस्तों ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है डाक सेवा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो दोस्तों परिवहन, व्यापार और डाक सेवा ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला सवाल है आपका, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी द्वितीयक सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी है तृतीयक टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन डी चतुर्थक क्वाटरनरी सेक्टर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक सेक्टर। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का टर्शरी या तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दोस्तों ऑप्शन ए रमेश दत्त मजूमदार, ऑप्शन बी एस एन बैनर्जी, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी है एम जी रानडे। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाभाई नौरोजी। तो दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम किया था, यानी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यानी कि मेजरमेंट नेशनल इनकम यानी जीडीपी की गणना का कार्य कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना या मेजरिंग नेशनल इनकम या जीडीपी का कार्य कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, दोस्तों ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि दोस्तों सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है 1970-71, ऑप्शन बी 1993-94, ऑप्शन सी है 1999-2000, ऑप्शन डी है 2001 और 2020। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 और 2000। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष माना जाता है वो 1999 और वर्ष 2000 को माना जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की देखिए इसमें आय होना चाहिए, आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रसन्नता चंद्र मालनोबिस, ऑप्शन बी प्रोफेसर विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा, ऑप्शन सी है प्रोफेसर धनंजय रामचंद्र गाडगिल, ऑप्शन डी है जे.आर. स्टोन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर विजयेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंडिया विजन क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ऑप्शन बी है योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र, ऑप्शन सी है आपका वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायता का विवरण पत्र और ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टि पत्र है जिसे इंडिया विजन कहा गया है। अगला सवाल है आपका, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो दोस्तों योजना आयोग के द्वारा ऐसे कितनी कैलोरी से नीचे
ऊर्जा ग्रहण करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? ऑप्शन ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी है 2600 कैलोरी और ऑप्शन डी है 2700 कैलोरी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। यानी कि दोस्तों यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरी। अगला सवाल है आपका, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न होने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए 2100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 2600 कैलोरी और ऑप्शन डी है शहरी क्षेत्रों में कोई सीमा नहीं है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2100 कैलोरी। यानी कि दोस्तों शहरों में रहने वाला व्यक्ति यदि 2100 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, तो दोस्तों वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से नीचे। अगला सवाल है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो दोस्तों गरीबी का आकलन कौन से सूचकांक के आधार पर किया जाता है? वो कौन कौन से मानक इंडेक्स हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को गरीब अथवा ना गरीब की श्रेणी बांटा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी शेयर सूचकांक, ऑप्शन सी है कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रामीण लोग तो कृषि करते हैं ना भैया। तो अगला सवाल है आपका, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है शेयर सूचकांक, ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोस्तों शहरों में रह रहे तो उद्योगी कर रहे होंगे ना, तो औद्योगिक श्रमिकों को, वो कोई कृषि थोड़ी ना कर रहे हैं वहां पे। अगला सवाल है आपका, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है? दोस्तों ऑप्शन ए है चक्रीय, ऑप्शन बी है संरचनात्मक, ऑप्शन सी है ऐच्छिक और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का जो स्वरूप है वह किस प्रकार का है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक। तो दोस्तों भारत में संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला सवाल है आपका, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है या मुख्य कारण क्या है, या भारतीय के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन बी संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी ऐच्छिक बेरोजगारी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो दोस्तों भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों अगला सवाल है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, ऑप्शन सी है ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, ऑप्शन डी है गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गरीबों में भी सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला सवाल है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम का अंग है? दोस्तों ऑप्शन ए जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन बी बाल श्रम योजना, ऑप्शन सी ट्राइसेम, ऑप्शन डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो दोस्तों महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका 2 फरवरी 2005 को, ऑप्शन बी आपका 11 मार्च 2006 को, ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन डी 11 मार्च 2006 को। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी 2002 को। तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपका, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन डी 9वीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5वीं। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1951, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपका, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना या RGSKY कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2005, 19 नवंबर 2005, 26 जनवरी 2006 या 1 अप्रैल 2006। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2005 को दोस्तों राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005। अगला सवाल है आपका, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायणन।
जयप्रकाश नारायण। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल है आपका, सन 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। दोस्तों अगला सवाल है आपका, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी 2 अप्रैल 1953। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ की गई थी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1951। अगला सवाल है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन सी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। तो दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय योजना के संचालक का समय पर मूल्यांकन, ऑप्शन सी है योजना आयोग को परामर्श देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी काम है, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना, और राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना, और योजना आयोग को परामर्श देना। ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है योजना आयोग का सचिव। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों ऑप्शन ए है प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल, बी पी.सी. महालनोबिस और सी एम.एन. राय, और ऑप्शन डी है श्रीमन नारायण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी.सी. महालनोबिस। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करी तो पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? दोस्तों पहले पे कृषि पे दिया गया था, दूसरे पे किस पे दिया गया? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन डी गरीबी हटाओ। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र पर। अगला सवाल है आपका, किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी है राउरकेला, ऑप्शन सी है दुर्गापुर, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला सवाल है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो दोस्तों भारत की सबसे सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी छठी और ऑप्शन डी है सातवीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना को भारत की सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। अगला सवाल है आपका, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका 1965 से 68, ऑप्शन बी 1990 से 92, ऑप्शन सी 1996 से 98, ऑप्शन डी है 1998 से 99। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, योजना अवकाश काल किसको माना? दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसके ऑप्शन ठीक नहीं थे। अगला सवाल है आपका, किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? दोस्तों किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है पांचवी, और ऑप्शन डी है योजना अवकाश काल। तो दोस्तों किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना अवकाश काल में। दोस्तों ये योजना अवकाश काल जो था ये 67, 68 और 69 वाला काल था। इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं रही थी। अगला सवाल है आपका, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ, ऑप्शन डी है पंचम। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय। दोस्तों बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला सवाल है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए है 7%, ऑप्शन बी 7.5%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी है 8.5%। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8%। तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रतिशत वार्षिक विकास दर को 8% निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8%।
अगला सवाल है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान की अवधारणा को अपनाया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी छठी, ऑप्शन डी सातवीं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छठी। तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया था। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रोलिंग प्लान मतलब छठी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है आपका, गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवी और ऑप्शन डी है छठी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सबसे पहले किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए चौथी, ऑप्शन बी पांचवी, ऑप्शन सी सातवीं, ऑप्शन डी आठवीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथी। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति इसमें उद्देश्य रखा गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला सवाल है आपका, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन ए स्वरोजगार हेतु शहरी युवकों से, ऑप्शन बी है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से, ऑप्शन सी है रोजगार हेतु शहरी युवकों से, ऑप्शन डी है रोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। दोस्तों ट्राइसेम का संबंध किससे है? दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। अगला सवाल है, तो ट्राइसेम जो ग्रामीण युवकों के लिए चलाई गई योजना है। अगला सवाल है आपका, प्रत्यक्ष कर क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी है उपहार कर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर सभी हैं, ये सभी प्रत्यक्ष कर के प्रकार हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजाना एक नई वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों यहाँ पे जो वीडियो मिलती है वो इस प्रकार के प्रश्नों से संकलित होती हैं कि आपके परीक्षा में ये बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, और दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से सवाल आपके पूछे जाते हैं। दोस्तों यह चैनल आपके मैथ, रीजनिंग और जीके के लिए अति महत्वपूर्ण चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन प्राप्त होता है। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। दोस्तों ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी आयकर और ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों सीमा शुल्क, निगम कर और आयकर ये सभी केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बिक्री कर कौन लगाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। तो दोस्तों बिक्री कर जो लगाती है वह राज्य सरकार लगाती है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? ऑप्शन ए उत्पादन शुल्क, ऑप्शन बी है सीमा शुल्क, ऑप्शन सी है तटकर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तटकर ये सभी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला सवाल है आपका, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है भू राजस्व कर, ऑप्शन बी है मनोरंजन कर, ऑप्शन सी है पथकर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और पथकर ये सभी राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाने वाले कर होते हैं। दोस्तों यह आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 है, और इसी तरह से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संकलन भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 2 में भी आएगा। वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, वह भी आपको 1 या 2 दिन में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों 2 पार्ट में ही आपकी अर्थव्यवस्था से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए गए हैं। अगर प्रश्न बचते हैं तो अन्य पार्ट भी बनाया जाएगा। अगला सवाल है आपका, वैट किस प्रकार का कर है? दोस्तों ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों जो वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आने वाला कर है। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ए अप्रत्यक्ष कर। अगला सवाल है आपका, भारत में वैट कब से लागू हुआ? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही प्रश्न हैं भाई, सभी आपको आने ही चाहिए। यदि आप परीक्षा की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये प्रश्न आपकी उंगलियों पे होने जरूरी हैं। ये बेसिक्स हैं और इनमें से ही सवाल हमेशा घूमते रहते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों हमने इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगला सवाल है आपका, 28 मार्च 2004 भारत में वैट कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 28 मार्च 2004, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2004, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 और ऑप्शन डी 31 मार्च 2005। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2005। तो दोस्तों वैट को 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी समिति की संस्तुति पर भारत में वैट लागू किया गया था? तो दोस्तों वह कौन सी समिति थी जिसने कहा था कि भारत में वैट लागू कर दिया जाए? ऑप्शन ए रंगराजन समिति, ऑप्शन बी एल के झा समिति, ऑप्शन सी केलकर समिति, ऑप्शन डी पार्थ सारथी सोम समिति। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल के झा समिति। तो दोस्तों जो वैट लागू किया गया था वह एल के झा समिति के अनुशंसा पर किया गया था, संस्तुति पर किया गया था। अगला सवाल है आपका,
लास्ट सवाल इस वीडियो का दोस्तों, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? दोस्तों ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी है तट कर, ऑप्शन सी है सेवा कर, ऑप्शन डी है विज्ञापन कर। दोस्तों इस चैनल पर आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों ये सभी वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ये इस वीडियोज में से जरूर आपको प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी तट कर, ऑप्शन सी है सेवा कर, ऑप्शन डी है विज्ञापन कर। तो दोस्तों कौन सा प्रत्यक्ष कर है इसमें? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निगम कर। तो दोस्तों निगम कर जो होता है वह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आने वाला कर है। तो दोस्तों ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और दोस्तों इसका पार्ट 2 हम अपलोड कर देंगे, वह भी आप जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर परीक्षा उपयोगी अन्य सामग्री उपलब्ध है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपने कमेंट में हमको यह जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।